हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 की हमारा जो वीडियो चल रहा था, तो विलयन वाले अध्याय में आप लोगों को कल मैं मोलरता समीकरण बता रहा था और मोलरता का मैंने आप लोगों को एक ही समीकरण बताया था। आज इसके बाद में हम इसका मोलरता का दूसरा समीकरण लेने जा रहे हैं। देखिए, ये समीकरण उस परिस्थिति में काम आता है जबकि दो पदार्थ परस्पर रासायनिक क्रिया करते हैं। कल जो हमने मोलरता समीकरण पढ़ा था, उस मोलरता समीकरण में मैंने आपको बताया था कि एक ही पदार्थ का विलयन है लेकिन उसकी सांद्रताएं अलग अलग प्रकार की हैं। जब एक ही प्रकार का विलयन अलग अलग सांद्रता में होता है तब तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2 वाले समीकरण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ परस्पर रासायनिक क्रिया करते हैं तो उस अवस्था में समीकरण थोड़ा बदल जाता है। समीकरण होता है आपका m1 v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू m2 v2 अपॉन n2। ये समीकरण हम उस परिस्थिति में काम में लेते हैं जब दो पदार्थ परस्पर रासायनिक क्रिया करें। दो पदार्थ परस्पर रासायनिक क्रिया करते हैं तो उस परिस्थिति में हम इस प्रकार के समीकरण का प्रयोग करते हैं। यहां पर n जो है मोलों की संख्या, m मोलरता, m का मोलरता, v का आयतन और n है मोलों की संख्या। तो इस प्रकार से हम यहां पर जो है मोलरता समीकरण का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जैसे मैं आपको इसको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूं। हमने इसमें एक एग्जांपल लिया, 20 ml 0.5 m सांद्रता वाला 20 ml 0.5 m सांद्रता वाला NaOH विलयन है। इसमें अस्सी ml H2SO4 मिलाकर उदासीन किया गया। ml 0.5 m सांद्रता वाला NaOH का विलयन है और इसमें हमने मिलाया है 80 ml सल्फ्यूरिक अम्ल। तो H2SO4 की मोलरता ज्ञात करो। ये बेटा हमारा प्रश्न है, H2SO4 की मोलरता हमें ज्ञात करनी है इस प्रश्न में। अब देखिए, हम इसको हल किस प्रकार करेंगे। देखिए, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम सबसे पहले संतुलित समीकरण लिखते हैं। जिन पदार्थों के मध्य में रासायनिक क्रिया हो रही है उनका सबसे पहले संतुलित समीकरण लिखना अनिवार्य होता है। अब जैसे एक पदार्थ हो गया हमारा NaOH और एक पदार्थ हो गया H2SO4। अब इनके मध्य जब रासायनिक क्रिया होगी, एक पदार्थ क्षार है, एक पदार्थ अम्ल है, अम्ल और क्षार के मध्य क्रिया होगी तो लवण प्लस जल, लवण प्लस जल का निर्माण होता है। अब मान रखिए जरा, इसमें देखिए हमारा समीकरण है
M1V1/N1 इज इक्वल टू M2V2/N2। किसी भी एक साइड को आप अम्ल के लिए मान लें और किसी भी दूसरी साइड को आप क्षार के लिए मान लें। मान लीजिए हमने ये साइड ले ली NaOH के लिए, तो ये वाली साइड किसकी होगी? सल्फ्यूरिक अम्ल की। या ये साइड आप सल्फ्यूरिक अम्ल की रख लो, तो ये वाली साइड जो होगी आपकी NaOH के लिए हो जाएगी। अब M1 का मतलब NaOH की मोलरता प्रश्न में दे रखी है आपको 0.5। V1 मतलब NaOH का आयतन 20 ml प्रश्न में दिया हुआ है। N1 NaOH के मोलों की संख्या जिसे आप संतुलित समीकरण की सहायता से निकाल रहे हो। NaOH के मोलों की संख्या आ रही है 2। अब M2 में देखें, M2 यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल की मोलरता निकालनी है। M2 का मान अपने को प्रश्न के अनुसार ज्ञात करना है। V2 जो है प्रश्न में आपको दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल का आयतन है 80 ml और N2 का मतलब है सल्फ्यूरिक अम्ल के मोलों की संख्या। एक ही अणु भाग ले रहा है यानी एक ही मोल है इसका। अब हमको मान निकालना है M2 का, तो M2 बराबर हो जाएगा 0.5 × 20/2 और 80 जो है गुणा में था, यहां आ जाएगा भाग में 4। तो ये आ जाएगा बेटा 1/16 M। तो इस तरह से हम यहां पर मोलरता समीकरण का प्रयोग करके जो है अज्ञात सल्फ्यूरिक अम्ल की मोलरता का निर्धारण कर सकते हैं। एक बार हम पुनः देखें इसको। हमारा मोलरता समीकरण है M1V1/N1 इज इक्वल टू M2V2/N2। इस समीकरण का प्रयोग हम उस परिस्थिति में करते हैं जबकि दो पदार्थों के बीच में परस्पर रासायनिक क्रिया संपन्न हो रही है। अगर दो पदार्थों के मध्य रासायनिक क्रिया हो रही है तो हम इस मोलरता समीकरण का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसमें यहां पर हमारा जो प्रश्न दिया है, इस प्रश्न के अनुसार हमारे पास दो पदार्थ हैं, एक तो NaOH है और दूसरा पदार्थ है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने से पहले हमें संतुलित समीकरण को लिख लेना चाहिए। संतुलित समीकरण लिखना इसमें अनिवार्य है। अब इसमें जो मोलरता समीकरण था, किसी एक साइड को आप क्षार के लिए मान लें, किसी दूसरे साइड को आप अम्ल के लिए मान लें। किसी भी एक साइड को माना जा सकता, कोई निर्धारित नहीं है। हमने इसको NaOH के लिए मान लिया तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का हो गया। इसको अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल का मानते तो ये NaOH का हो जाता। अब इसमें M1 का मतलब NaOH की मोलरता दे रखी है। V1 मतलब NaOH का आयतन दे रखा है। N1 मतलब NaOH के मोलों की संख्या जो कि संतुलित समीकरण में अंकों की संख्या के बराबर होती है। जैसे इसमें यहाँ पे आपको अंक लगाना पड़ रहा है 2, अंक लगाना पड़ रहा है 2, तो N1 का मान हो जाएगा 2। फिर आपको सल्फ्यूरिक अम्ल की मोलरता ज्ञात करनी है, यानी M2 ज्ञात करना है। आयतन सल्फ्यूरिक अम्ल का 80 ml दिया हुआ है प्रश्न में और N2 का मान संतुलित समीकरण के अनुसार 1। तो इस तरह से समीकरण में हम मानों को रख करके यहां पर अज्ञात सल्फ्यूरिक अम्ल की मोलरता का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका मोलरता। अब बेटा इसके पश्चात आता है मोलनता। देखिए सांद्रता मापन का एक और तरीका है।
इसमें मूललता, और मूललता को हम व्यक्त करते हैं स्मॉल m से। बेटा मूललता को की परिभाषा को याद रखने के लिए हमें इसका मात्रक याद रखना पड़ेगा। इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। अब बेटा मोल प्रति किलोग्राम से मतलब क्या है? इसका अर्थ होता है बेटा प्रति किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। मोल प्रति किलोग्राम के आधार पर हम इसकी परिभाषा आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। प्रति किलोग्राम का अर्थ हुआ 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, इसे कहा जाता है विलयन की मोललता। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम। मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब बेटा यहां भी वही समस्या है, प्रश्नों में आपको अधिकांशतः मोलों की संख्या नहीं दी जाती है। प्रश्नों में आपको सामान्यतः पदार्थ का द्रव्यमान दिया जाता है। तो मोल की संख्या निकालने के लिए आप विलेय का द्रव्यमान अपॉन उसका अणुभार, ग्राम्य मात्रा में आप अणुभार का भाग देंगे तो मोलों की संख्या आ गई, अपॉन में विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम। तो इस तरह से बेटा मोललता को निकाला जा सकता है। यह आपका मोललता का फॉर्मूला होगा। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। चार ग्राम NaOH 200 ग्राम पानी में विलेय है। मोललता ज्ञात करो। 4 ग्राम NaOH 200 ग्राम पानी में घुला हुआ है। अपने को निकालनी है यहां पर मोललता। देखिए कैसे निकालेंगे आप मोललता को। इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा सेकंड वाला, विलेय का द्रव्यमान प्रश्न के अनुसार 4 ग्राम और NaOH का अणुभार, सोडियम हो गया आपका 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 और ये हो जाएगा आपका 40। तो अणुभार की जगह हो गया 40 और विलायक का द्रव्यमान प्रश्न के अनुसार हमारा विलायक है 200 ग्राम और होना किसमें चाहिए विलायक का द्रव्यमान? किलोग्राम में। तो इसको किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए हम यहां पर जो है 1000 का भाग लगाएंगे, अपॉन में 1000 1000, तो वो 1000 आपका चला जाएगा ऊपर की ओर। तो 5 बार तो यही हो गया, 10 बार ये हो जाएगा। तो 5/10
तो ये हो जाएगा भाई 0.5 स्मॉल m। मूललता को हम व्यक्त करते हैं स्मॉल m की सहायता से। तो इस तरह से बेटा मूललता की गणना की जा सकती है। मूललता का अर्थ क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं। फॉर्मूला विलेय का द्रव्यमान अपॉन उसका अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम। अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, NaOH विलेय पदार्थ है, 200 ग्राम पानी में घुला हुआ है, मूललता पूछी गई है। विलेय NaOH का द्रव्यमान है 4, इसका NaOH का अणुभार हो गया 40, विलायक का द्रव्यमान हो गया 200 ग्राम, होना किसमें चाहिए? किलोग्राम में। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 किया, जो ऊपर चला जाएगा। सॉल्व करने पर आ जाएगा ये आपका 0.5 m। तो इस प्रकार से बेटा अपन यहां पर मूललता की गणना को कर सकते हैं। इसमें बेटा एक इंपॉर्टेंट बात आती है, इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है मूललता और मोलरता का संबंध। देखिए मोलरता एवं मोललता का संबंध। इसका बेटा एक संबंध है जो आपको याद रखना है, 1/m इज इक्वल D/M, आपका m विलेय अपॉन 1000। ये संबंध होता है बेटा। इसमें स्मॉल m मूललता है, कैपिटल M मोलरता है, विलयन का घनत्व है, और M विलय, ये आपका विलय का अणुभार। तो ये जो संबंध है, इस संबंध की सहायता से मोलरता दी गई है तो मोललता निकाली जा सकती है, और अगर मोललता दी गई है तो मोललता को हम मोलरता में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मोलरता और मोललता का संबंध दिया जा सकता है। इसके बाद में बेटा सांद्रता का ही एक और मात्रक होता है नॉर्मलता। देखिए सांद्रता का अगला मात्रक आता है नॉर्मलता, और व्यक्त करते हैं आप कैपिटल N से। अब मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, जिसको हम कैपिटल N से व्यक्त कर देते हैं। अब बेटा अगर हम परिभाषा की देखें तो इसके मात्रक से ही हम इसकी परिभाषा को निकाल सकते हैं। प्रति लीटर मतलब 1 लीटर। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। प्रति लीटर का अर्थ हो गया 1 लीटर। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को
विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। तो इस तरह से यहां पर जो है बेटा नॉर्मलता को ज्ञात किया जा सकता है। परिभाषा रही, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब इसमें निकाला किस प्रकार जाए नॉर्मलता को? विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन लीटर। अब बेटा इस फॉर्मूले के साथ भी वही समस्या है जो मोलरता वाले फॉर्मूले में थी या मोललता वाले फॉर्मूले में थी। आपको सामान्यतः प्रश्नों में ना तो मोलों की संख्या दी जाती है और ना ही आपको प्रश्नों में ग्राम तुल्यांकों की संख्या दी जाती है। ना तो मोलों की संख्या दी जाती है ना ग्राम तुल्यांकों की संख्या दी जाती है। फिर हमें करना क्या है? हमें यहाँ पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या को निकालना होता है। अब ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालेंगे कैसे आप? इसका तरीका होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन उसका तुल्यांक भार। ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए ग्राम में जो मात्रा है या विलेय का जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान को आप भाग देंगे तुल्यांक भार से। तुल्यांक भार का भाग दिया, इसको आप हल करेंगे तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या आ जाएगी। फिर आयतन, विलयन का आयतन लीटर। तो यह फॉर्मूला है जो अपने को अधिकांशतः काम में आता है। अब थोड़ी समस्या यहां पर आती है, तुल्यांक भार कैसे निकाला जाए। ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ा है, परंतु आप लोग शायद भूल चुके होंगे। मैं आप लोगों को फिर इसमें एक बार इसको रिवाइज करा देता हूं। तुल्यांक भार निकालना, तुल्यांक भार निकालने का आसान तरीका है, इसमें अणु भार बटे कुल धनावेश या ऋणावेश। अणुभार को भाग दिया जाता है कुल धनावेश से या ऋणावेश से। अब जैसे हम इसका एक एग्जांपल लें, सल्फ्यूरिक अम्ल। आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांक भार चाहिए, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांक भार ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले इसको आयनों में वियोजित करें। अब देखिए आयन क्या बनेंगे, इससे आपको मिलता है एक तो H पॉजिटिव आयन और एक आपको मिलता है सल्फेट आयन। H पॉजिटिव आयन मिलेगा और क्या मिलेगा? सल्फेट आयन मिलेगा। ठीक, अब इसका हमको चाहिए अणुभार। तो अणुभार निकालने के लिए एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 2 का भार 2, सल्फर का परमाणु भार 32, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 98। इसको हल करने पर आता है 98। तो अब तुल्यांक भार का मान, अणुभार बटे, अब आप देखो कुल धनावेश या कुल ऋणावेश। अगर हम 1H पर देखें तो 1H पर +1 चार्ज है, 1H पर +1 चार्ज है और H की संख्या है 2, तो टोटल धनावेश कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा भाई। 1H पर +1 है
और H की संख्या है 2, तो टोटल चार्ज हो गया +2, यानी आपको भाग देना है 2 से। और ऋणावेश के अनुसार देखें तो सल्फेट आयन के ऊपर है -2 और सल्फेट की संख्या 1, यानी कुल ऋणावेश का मान -2, कुल धनावेश का मान +2। और धनावेश और ऋणावेश हमेशा किसी भी यौगिक में बराबर बराबर होते हैं। ऐसा कोई यौगिक नहीं हो सकता है जिसमें धनावेश और ऋणावेश अलग अलग हो। धनावेश की जितनी मात्रा होती है उतनी ही मात्रा ऋणावेश की भी होती है। तो अपने को ध्यान केवल एक ही बात रखनी है, चिन्ह का प्रयोग नहीं करना, प्लस या माइनस का प्रयोग नहीं करना, आपको केवल उसका संख्यात्मक मान रख करके भाग देना है। तो इसका तुल्यांक भार आ जाएगा 49। तो इस तरह से बेटा तुल्यांक भार को ज्ञात किया जाता है। ये तुल्यांक भार निकालने का मैंने आपको तरीका बताया, अणुभार बटे कुल धनावेश या कुल ऋणावेश। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो हम सोडियम कार्बोनेट का निकालना चाहें, Na2CO3, 2 Na+ और 1 कार्बोनेट। अब इसका तुल्यांक भार, अणु भार 106 होता है और भाग कितने का जाएगा देखो, सोडियम के अनुसार देंगे तो 1 सोडियम पे +1 है, तो 2 सोडियम का हो जाएगा +2। और कार्बोनेट के अनुसार देखें तो कार्बोनेट पर आपको दिख रहा है -2 और संख्या है कार्बोनेट की 1, यानी कुल मिलाकर भाग 2 से देना है, चाहे आप सोडियम के अनुसार दे लो और चाहे आप कार्बोनेट के अनुसार दे लो। तो इस तरह से हमें तुल्यांक भार प्राप्त होते हैं। तो नॉर्मलता के लिए फॉर्मूला विलेय का द्रव्यमान बटे तुल्यांक भार इनटू आयतन लीटर। अब इसमें एक और फॉर्मूला भी इसमें काम आ जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत इनटू घनत्व इनटू 10 बटे तुल्यांक। अब जैसे मान लीजिए हम इसका एक एग्जांपल लें, आपका 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 500 ml विलयन में है, तो नॉर्मलता ज्ञात करो। 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट अगर 500 ml विलयन में है तो हमें नॉर्मलता ज्ञात करनी है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, विलेय की ग्राम में मात्रा हो गई 5.3, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तुल्यांक भार हमने अभी सोडियम कार्बोनेट का निकाला 53, आयतन 500 ml है और होना चाहिए लीटर में। लीटर बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, अब दशमलव हटा दिया, 2 बार, 10 बार, 0.2 n। तो इस प्रकार से हम यहां पर जो है नॉर्मलता की गणना को कर सकते हैं।